नमस्कार, जीडन की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता व सेना के शौर्य के सम्मान में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा, उमड़ा जन सैलाब। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आया, तीसरी पीढ़ी तक रखेगा याद, चांपाई सोरेन। राजनगर में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता व भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने किया। तिरंगा यात्रा सहदेव चौकी से रामू चौक तक निकाली गई। इस दौरान वीर शहीद सिद्धो कानू की प्रतिमा पर चंपाई सोरेन ने माल्यार्पण किया। यात्रा में हजारों की संख्या में तिरंगा झंडा थामे महिला पुरुष शामिल हुए। इसके साथ ही इस दौरान भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। चंपाई ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने जिस तरह से कश्मीर की पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की धर्म को पूछकर निर्मम हत्या की थी, उसे देश की 140 करोड़ जनता में भारी आक्रोश था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व व भारतीय सेना के अचूक रणनीति से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। तिरंगा यात्रा निकाला गया और पिछले दिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकवाद, अलगाववाद के ठिकाना को चूर चूर कर दिया। ये भारत के सेना पर हम सब भारतवासी गौरव है कि आज हमारा सेना जो हमारा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के प्रमुख मिल के जो आज रणनीति बनाया और वो रणनीति एक सफल हुआ, पाकिस्तान को घुटना टेक करा दिया। जितना ही पाकिस्तान को ओर से चाहे ड्रोन हो चाहे मिसाइल से जो हमला करने का प्रयास किया, ये भारत का यार डिफेंस जो एक भी गिरने नहीं दिया, उसको नष्ट कर दिया। पूरा दुनिया देख लिया भारत में क्या शक्ति है और हमारा देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का कौशल नेतृत्व, तीनों सेना के प्रमुख के साथ जो रणनीति बना के मुंह तोड़ जवाब दिया। जो आतंकवाद भारत के बेटी जो सिंदूर मिटाने का काम किया था, उसका जवाब पाकिस्तान याद रखेगा और पूरा दुनिया देख लिया भारत का कितना शक्तिशाली ताकत है। इसलिए आज तिरंगा यात्रा निकाल के भारत के सेना को सलाम। हम सब गौरव है कि हमारा सेना अच्छा रणनीति और पाकिस्तान को घुटना टेक करवा दिया। इसलिए आज पूरा भारतवर्ष में आज तिरंगा यात्रा कि भारत के सेना को सलाम और सम्मान देने का हम सब भारत के सेना के ऊपर गौरव है और हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व कि देश एक दुनिया में अपना शक्ति का परिचय दिया।
इसीलिए आज सभी जगह इसी तरह का तिरंगा यात्रा निकाल के सेना को सम्मान और भारत में 144 करोड़ जनता हम सब एक है और जो सेना जो कार्रवाई किया है कि पीढ़ी तक पाकिस्तान को याद रहेगा, उनका आने वाला पीढ़ी भी याद रहेगा कि उनका सारा सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। भारत एक शक्ति दुनिया में विश्व में एक परिचय दिया और हमारा सेना को सम्मान के लिए ही ये तिरंगा यात्रा है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकाने व पाकिस्तान की एयरबस को तहस नहस कर दिया, जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि जिनकी 3 पीढ़ी तक भारत की इस कार्रवाई को याद रखेगी। चंपाई सोरेन ने इसके लिए पीएम मोदी की कुशल नेतृत्व, भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट किया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम में अपने सिंदूर को खोने वाली महिलाओं को गर्व करने का क्षण दिया है। ये सब भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया। मोदी ने इसके लिए सेना को खुली छूट दी थी और अब भारतीय सेना के पराक्रम को आज पूरी दुनिया ने देखा। तिरंगा यात्रा में सिमल सोरेन, बाबू सोरेन, छायाकांत गोराई, हरिलाल सतपति, करमू चोरेन पान, विनोद ज्योतिषी इत्यादि महिला एवं पुरुष हजारों लोग में शामिल थे लोग। नमस्कार, जी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। मानगो में पानी के लिए जमकर हुआ बवाल। आग जलाकर तपिश देकर सोए हुए जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने का किया गया प्रयास। स्थिति नहीं सुधरी तो उपायुक्त के आवास पर मानगो नगर निगम के 36 वार्ड के 36 मठ का फोड़ होगा प्रदर्शन। विकास सिंह। मानसून दस्तक दे रहा है गर्मी समाप्ति की ओर और उसके बावजूद मानगो में पानी की किल्लत भरी समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मानगो में बनाए गए सभी 36 वार्ड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए भटक और तरस रहे हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि 2 नए मोटर खरीदने के लिए विधानसभा में प्रश्न दाग पाया है। यूको बैंक के बगल में नई टंकी का उद्घाटन किया गया। शायद पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगा, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय दिन भर दिन और बिगड़ती चली जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी नींद में सोए हुए हैं और कैसे लोगों को शुद्ध जल, शुद्ध पानी मिले, उसकी निजी कार्य के लिए मिले, इसकी चिंता किसी को नहीं है। वो पानी के लिए त्राही मांग कर रहा है। मानगो को कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पानी की किल्लत नहीं है। और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है कि मानसून दस्तक देने को है, पूरा गर्मी बीतने को कगार में है। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका पेपर में बयान आता है कि हमने 2 मोटर खरीद लिया है, नई पानी टंकी का उद्घाटन हो गया है, डेडिकेटेड फीडर बना दिया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमने कहा नहीं, अब सोए हुए जो जिम्मेवार व्यक्ति उन्हें जगाना होगा। उसके लिए आज हमने जो पेयजल स्वच्छता विभाग का ट्रीटमेंट प्लांट है वहां आग का ताप जलाया और तपिश देके, ताप देके सोए अधिकारियों को गर्मी का एहसास दिलाते हुए उन्हें बताने का प्रयास किया कि लोग कैसे गर्मी में पानी के बिना तड़प रहे हैं, वैसे आप भी तड़पिए। और जब उन्होंने तय किया है हम लोग अगले सप्ताह पूरी महिलाओं के साथ मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन उपायुक्त के आवास में करेंगे। आप बताइए, जो पानी लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, आज लोगों का जीवन खतरे में है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग अपना रोजी रोजगार छोड़ दिए, लोगों को नहाना दुश्वार हो गया है। आज बताइए, लोग इसको हंसी मजाक में ले। मैं उस घर में गया था जहां डिमना के 2 बच्चे डूब के मर गए। पानी की किल्लत में बच्चे नहाने गए थे, पूरा संसार उजड़ गया। और हम तो कहते हैं कि नाली की सफाई करने के लिए नाली में उतरना पड़ेगा। ठंड में कांपते हुए लोगों को बचाने के लिए खुद ठंड में ठिठुरना पड़ेगा। जो व्यक्ति, जो जिम्मेदार लोग टाटा स्टील की बिजली का, टाटा स्टील की पानी का उपयोग करते हैं, उन्हें मानगो की जनता के दुख और दर्द से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें तो राजनीति करनी है, अखबार में छपना है, सोशल मीडिया में आना है। इसलिए आज हम मानगो के साथियों के साथ आज हमने आग का ताप देकर लोगों को सांकेतिक रूप से गर्मी देकर, जो आम लोग गर्मी का एहसास करें, वो बताने का प्रयास किया है।
मानकों के लोग पूरे सप्ताह भर स्नान नहीं करते हैं। पानी ढोने और खरीदने के कारण लोगों का रोजगार छूट सा गया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या का समाधान नहीं होता देख समस्या की जानकारी पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह को दिया। विकास सिंह ने स्थानीय लोगों के साथ पेयजल स्वच्छता विभाग के जवाहर नगर रोड नंबर 15 स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में टायर से आग जलाकर तपिश देकर सोए हुए अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। हमारा भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर यहाँ पर बस जाए। ये बात आज जमशेदपुर परिसदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच बंगाल सरकार फिनिशिंग लगाने नहीं देती है, जिससे ये घुसपैठ की समस्या और बढ़ती जा रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ऐसे लोगों को मैया योजना का लाभ मिल रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर ये घुसपैठ दिल्ली और मुंबई शहर में बस रहे हैं। मरांडी ने कहा कि दिल्ली में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पकड़ा गया था वो साहिबगंज में बना था। आज इन लोगों का आधार कार्ड बन रहा है, वो किसके प्रभाव से बन रहा है, इन सब की जांच करनी चाहिए और सरकार इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो बीजेपी इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी। एक प्रश्न के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट झारखंड के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे उनकी भावनाएं आहत हो। इसके साथ ही एक बार पुनः शराब घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 19 अप्रैल 2022 में को हमने पहले ही सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया कि यह घोटाला होने वाला है, क्योंकि जो टेंडर कैंसिल हुआ था वो टेंडर पुनः छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ है वही लोग यहाँ भी शराब घोटाले में है, तब उसकी तार मुझ तक न पहुंच जाए, इसलिए मुख्यमंत्री ने एसबी के माध्यम से विनय चौबे को गिरफ्तार किया है और करीबन 2 साल तक शराब घोटाले में काफी लूट हुई है। उन्होंने डीजीपी के बारे में कहा कि एसीबी और सीआईडी सबके डीजीपी वही है और इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया है, वो इलीगल है। देखिए, हमें तो लगता है कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो झारखंड में लूट ही मची होगी और उस लूट में क्योंकि बिना अफसरों के सम्मिलित हुए तो नहीं हो सकता है। लेकिन जहां तक अभी आपने कहा चौबे जी की गिरफ्तारी हुई, तो उनकी गिरफ्तारी का थोड़ा अलग कहानी, क्योंकि आपने पूछा तो आप सब लोगों की जानकारी होनी चाहिए। 2022 से ही शराब घोटाला प्रारंभ हुआ है और जिस समय शराब दुकान की ठेका दिया जा रहा था उस वक्त ये हमने 2024 क्या कहते हैं 22 को 19 अप्रैल 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा था और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी होने वाला है, कि हमें अंदेशा है। और मेरे पास जो उस समय पुख्ता जानकारी था कि इन छत्तीसगढ़ की इन 4 कंपनियों को काम देने के लिए एक बार टेंडर रद्द हुआ, क्योंकि उनके मन मौखिक टेंडर नहीं था। फिर बाद में उनके मन माफिक टेंडर बनाया गया और टेंडर निकाला गया कि इन 4 कंपनियों को देने की योजना बन रही है। मुख्यमंत्री जी आप इसको जांच करें और गड़बड़ी होने से रोकें। लेकिन उन्होंने जांच नहीं किया, उन्होंने कुछ रोका नहीं, बल्कि पूरा लूट जारी रहा। और 2024 में जब झारखंड की शराब घोटालों को लेकर के छत्तीसगढ़ में केस होता 24 के सितंबर में, और जब केस होता है तो हमें याद है शायद 27 सितंबर को अखबार में झारखंड में भी छापा कि अक्टूबर में 2024 के अक्टूबर, सितंबर में वहां केस दर्ज होता है, अक्टूबर में इन्होंने दर्ज किया और इसके बाद जांच पड़ताल चल रहा था। मेरी जानकारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पूरे शराब घोटाला की, जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ वही सिंडिकेट लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं और उस मामले यहाँ के मामले को लेकर के वहां भी केस हुआ है छत्तीसगढ़। अब जब सरकार को ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए दी,
तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी। तो जांच की तार तो झारखंड तक भी जुड़ेगी और झारखंड भी आएगी। और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री अब इस कारण से इनको लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले एसीबी की ओर से तुरंत विनय चौबे जी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन सर सवाल तो कि आपने 3 साल कुछ नहीं किया। नहीं, आप इसलिए ताकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आज जो झारखंड में डीजी पुलिस है, इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को ही समाप्त हो गया। आज के तारीख में अगर आप कहिए डीजीपी भी यहाँ नहीं है, ईसीबी के भी डीजी कैसे वो हो सकते हैं? ईसीबी के भी डीजी है, सीआईडी के भी डीजी है, पूरी तरह से इलीगल। और जब इनको लगा, इसलिए ताकि ये कैसे केस को इधर से उधर मैनेज कर सके, बचा सके, क्योंकि वो तो कोई लीगल नहीं है। कल हो कहते लीगल तो मुख्यमंत्री जाएंगे, जैसा उस समय हमने 22 में पत्र लिखा, अगर बड़ी को रोक लिए होते मुख्यमंत्री तो फिर शराब लूट नहीं होगा। लेकिन उन्होंने रोका नहीं, बल्कि उस लूट में शामिल है कि 3 वर्षों तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब वहां सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया तो मुख्यमंत्री को समझ में आया कि अब विनय चौबे भी सीबीआई के रडार पर जैसे आएंगे, वो सारी बातें बता देंगे, तो उससे पहले इनको जेल में अंदर डाल देना। ये आप फिर सवाल कर सकते हैं कि आप ऐसा कैसे मानते हो, क्योंकि पिछले दिनों झारखंड में जो ईडी जांच कर रही थी, तो 2 सीओ ईडी के गवाह, फिर जब 2 सीओ ईडी के गवाह, तो उनके ऊपर झारखंड सरकार ने बाद में एसीबी का उन्होंने केस कर दिया, उसके छापामारी कर दिया, ताकि वो ईडी के सपोर्ट में कोई गवाह नहीं बन सके, उनको डराना। जमीन के मामले में जिन 3 लोगों ने ईडी के पक्ष में कोर्ट में सपोर्ट किया है, भारत की सीमा कितनी बड़ी है किसी से कोई छुपा हुआ नहीं। पार्लियामेंट में भी देश के गृह मंत्री ने साफ साफ किया है, कहा है, अगर आपने उनके भाषण को सुना होगा पिछले दिनों सत्र में, बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर में जहां सीमा पर फेंसिंग लगानी होती है, तो बंगाल में ही लोग नहीं लगाने देते, सरकार साथ नहीं देती, और फिर किसी न किसी रास्ते से कोई आ जाए, कोई नेपाल के रास्ते, तो हमारा बंद नहीं है, और आ करके फिर यहाँ राशन कार्ड आप यहाँ बना रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र यहाँ बना रहे हैं, मैया सम्मान योजना आप यहाँ बना रहे हैं। इसलिए देश की गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा और कहा है कि आप कमेटी बनाकर और फिर लोगों को इस प्रकार से पहचाने, अगर कोई बाहर से बसे उसको निकालें। तो निकालना कि राज्य सरकार उससे नहीं बच सकती है। और आप सबको ध्यान में है कि आप लोग कहीं भी जाते होंगे, किसी होटल में ठहरते होंगे, आप अपना आईडी थ्रू पास कर लेते हैं, क्यों लेता है? ताकि कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से यहाँ नहीं रुक रहा, कहीं भी आता है तो उसको जो रुकता है फिर उसका आइडेंटिफिकेशन लेता है, फिर उसको लोग थाना में जमा भी करते हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन बाहर से लोग आए विदेश से, क्योंकि कल जांच होगी तो फिर पता चलेगा कि भाई आपने इनको कैसे रहने दिए। जो बाहर से आते हैं उनका वजह क्या कहते हैं, विदेश से आते हैं तो वीजा होता है। आदि का संतुलन जो दिखाई पड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी में जो बदलाव है, उसे स्पष्ट लगता है कि झारखंड में को भी एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत या कहें एक राजनीति के तहत धर्म विशेष की आबादी को यहाँ पर बढ़ाया गया। उसमें से जो बड़ी आबादी मुर्शिदाबाद और फिर वहां से झारखंड की या देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में, आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे, जब से पहलगाम की घटना हुई उसके बाद पाकिस्तानियों को बाहर जाने का और फिर
केंद्र सरकार ने राज्य के सरकार को भी पत्र लिखा है कि आप कमेटी बना करके जिला में भी, और विदेशी जो नागरिक है खास करके बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या जो मुसलमान है उसको पहचान करके और फिर यहाँ से आप बाहर डिपोर्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार इस दिशा में कहीं भी कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये समस्या सिर्फ झारखंड ने बल्कि देश के लिए भी खतरा का ये संकेत है, और इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि आप कमेटी बना करके उसको पहचान करें और उनको यहाँ से डिपोर्ट करें। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं मैया सम्मान योजना को उसको लाभ मिल रहा है, जन प्रमाण पत्र इलीगल तरीके से बना रहे ताकि बसने का देश के अंदर में, यहाँ से जन प्रमाण पत्र बनाएंगे तो यहाँ दिखा करके दिल्ली में बसेंगे, यहाँ दिखा करके मुंबई में बसेंगे। कुछ दिन पहले आप सबने देखा होगा कि मुंबई में लोग पकड़ाए बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो उन लोगों के पास आधार कार्ड कहाँ का मिला? साहेबगंज राजमहल का, उधवा का मिला। तो किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भारतवर्ष को लोगों ने धर्मशाला बना रखा है, ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और इसलिए मैं यहाँ के लोकल प्रशासन से हम चाहेंगे कि आप एक कमेटी बना करके, भाई जिन लोगों ने मैया सम्मान योजना बनाए होंगे, ले रहे होंगे, तो खाता भी बैंक में खोले होंगे, तो बैंक में जब खाता खोल रहा था कोई ना कोई तो उनके क्या बोलते हैं उसको, गारंटर जिसको बोलते हैं, सर जो बिना गारंटी के तो हम और आप भी बैंक में खाता नहीं खोल सकते। तो आखिर उन सारे जो हमने कहा ना कि ये जो 174(9) ये तो मेरे पास 2 जगह का था इसलिए मैंने आपको बता रहा था विषय, और जिनका भी आधार कार्ड बनता है तो वो भी किसी ना कोई व्यक्ति रिकमेंड किए होंगे। तो आखिर वो कौन व्यक्ति है, कहाँ से आए, कैसे बना, तो ये जांच वहां तक जानी चाहिए ताकि ये पता चल सके किस प्रकार से लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं और कैसे इस देश में और इस प्रदेश में जो डेमोग्राफी बदलाव की एक साजिश हो रही है, इसे हमें रोकना चाहिए। जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर विधायक सरयू राय अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही मानगो क्षेत्र में पेयजल सहित अन्य कई समस्याएं व शहर में बिगड़ी विधि व्यवस्था को लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विधायक सरयू राय ने उपायुक्त कार्यालय में अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जहां इस धरना प्रदर्शन में विधायक सरयू राय के हजारों समर्थक एवं कई नेता मौजूद थे। विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो पेयजल परियोजना की स्थिति तथा जमशेदपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। यही स्थिति साफ सफाई व कचरा प्रबंधन की भी है। सरकारी तंत्र का निकम्मापन और दायित्व निर्वहन के प्रति उपेक्षा का भाव इसका कारण है। सतत प्रयास के बावजूद इनमें सुधार नहीं होने से जनमानस आक्रोशित है। कई बार रांची में सचिन स्तर के अधिकारियों के साथ वार्ता का बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है और अगर कुछ दिनों के अंदर मानगो क्षेत्र में पेयजल की समस्या व शहर की विधि व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। दो मुख्य विषय है। तो मानगो में पीने के पानी की परियोजना 125 करोड़ रुपया से अधिक खर्च कर मानगो पेयजल परियोजना लागू, उसकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। 4 महीना पहले के बारे में मैंने यहाँ एक कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, पेयजल संस्था विभाग के सचिव, मंत्री, नगर विकास के मंत्री, सबों से मैंने अलग अलग बात किया। सबों ने कहा कि नहीं, हम आदेश कर रहे हैं, कोई कमी नहीं होगी, सारे जले हुए मोटर बदल दिए जाएंगे, सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो हो नहीं रहा है। उपायुक्त ने एक IAS अधिकारी के नेतृत्व में एक समिति गठित कर दी कि मानगो पेयजल परियोजना को चलाएंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। कोई जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हर जगह जब भी हम लोग बात करते हैं तो आश्वासन होता है, आदेश हो जाता है, मगर आदेश जमीन पर नहीं लागू होता है। आज के दिन में मानगो के 75% आबादी को पानी नहीं मिल रहा है।
और ये देखकर हम लोगों को लगा कि हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अब कहाँ हम लोग कहेंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, मगर जमीन स्तर पर कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है। पिछले 5 साल में एक बार भी चीजें मरम्मत नहीं हुई, एक बार भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट साफ नहीं हुआ। जो चलाने वाले लोग हैं, योग्य लोग नहीं हैं, रात भर सो जाते हैं और पानी किस टंकी में कितना जाए इसके बारे में कहीं कोई इन लोगों ने शेड्यूल नहीं बनाया है, तो इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी यही कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाएं हम बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सड़क पर निकलती हैं के साथ कानून व्यवस्था की हालत खराब है। केवल और केवल मोटरसाइकिल के हेलमेट, तो इसको देखकर हम लोगों ने 4 महीने में हर सक्षम जगह पर उन्होंने बात उठाया, सब जगह से आश्वासन मिला, कार्रवाई हो गई, आदेश हो गया, पर आदेश जमीन पर क्यों नहीं लागू होता है, ये सवाल है। इसी सवाल को हम लोग आज घटना के माध्यम से उठा रहे हैं। केवल मानगो ही नहीं, भागबेड़ा के बारे में आपने कहा, उसी तरह से मियाँडीह में हमने 25 साल में नहीं हुआ था, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था कराई, कहा था कि चालू हो जाएगा, आज तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। जो जन सुविधाएं हैं उनके बारे में सरकार की लापरवाही है। स्वच्छता विभाग नगर निगम लगता है पता नहीं किस काम में व्यस्त है, लोगों को काम करना है कि जन सुविधा लोगों पर पहुँचाए, और नहीं हो रहा है। कूड़ा कचरा में सफाई की स्थिति वहीं पर है। तो जब भी बात होती, आज भी अभी मैंने आप तुरंत 5 मिनट पहले फोन आया था मस्त सचिव, उन्होंने कहा कि नहीं आज मैं सभी इंजीनियर और देखता हूँ 4 महीने हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। ये देखना उनका काम है, मगर हम लोगों ने आज से इसको शादी के ऊपर भरा शुरू किया है, नहीं सुधरेगी और आंदोलन करेंगे। ये कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर भी और पीने के पानी की समस्या को लेकर भी। भागबेड़ा के बाद कन्हैया जी ने उठाया है, तो लगता है कि जैसे लोगों के साथ मजाक हो रहा है। भागबेड़ा का खबर अखबार में नहीं लगता है। ये सरकार केवल घोषणा पर चल रही है, आश्वासन पर चल रही है, जमीन पर जो घोषणाएं लागू है इसका कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। इसी के लिए धरना दे रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सूर्य ने जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर के सेंट्रल किचन पहुंचे और सेंट्रल किचन में बन रहे मिड डे मील के भोजन का स्वाद लिया और पूरे सेंट्रल किचन का निरीक्षण भी किया। साथ ही मंत्री ने वहां का भोजन का स्वाद भी लिया। इसके साथ ही आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों मिड डे मील के भोजन से चाईबासा में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए थे। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सूर्य ने जमशेदपुर में सेंट्रल किचन का दौरा कर ऐलान किया कि बहुत जल्द 100 स्कूलों पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाएगा ताकि पौष्टिक भोजन बच्चों को मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्कूलों में मिड डे मील का भोजन बनाया जाता है उन भोजन बनाने वाले लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें वेतन भी मिलेगा, लेकिन उनका काम सिर्फ सेंट्रल किचन से आए भोजन को लेकर बच्चों को खिलाना होगा, यानी पौष्टिक भोजन बच्चों को मिले, कुपोषण का शिकार कोई भी बच्चा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब सेंट्रल किचन के नियम में भी परिवर्तन करेगी। साथ ही वहीं विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार मिले, ये राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार बंगाल में बुक डे होता है, उस दिन सरकारी स्कूल के बच्चों को मुफ्त में पुस्तक दी जाती है, उसी तर्ज पर झारखंड में भी बुक डे और ड्रेस डे के रूप में आने वाले समय में मनाया जाएगा, जिसका प्रपोजल झारखंड के मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। इस वर्ष इसको लागू करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। मैं महसूस किया कि मेरे जिला में इतना बड़ा, जब यहाँ पर मिड डे मील का सेंट्रल किचन चल रहा है, और इसीलिए मैं महसूस किया कि मैं अपने आँख से एक बार देख लूँ, समझ लूँ कैसे काम चल रहा है, क्या इसका सिस्टम है, इसका जहाँ बन रहा है वो सेफ्टी है कि नहीं, किस तरह से यहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए ये महसूस किया मैं अपना निरीक्षण करके देंगे, और जिससे मैं विभाग को भी और इससे दूसरी जगह में कई बार खबर मिलती है कि कहीं ओपन किचन नहीं है, किचन सेट नहीं होने के कारण
बनाते समय कुछ गिर जाता है, बच्चे में खा जाते हैं, बेहोश होते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने इस बार बैठक में तय किया कि जितने ये CSF फंड हो, चाहे हमारा दूसरा इस तरह का फंड हो, इसको प्राथमिकता दिया गया है कि विद्यालय में सभी विद्यालय में पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। और निश्चित तौर पर आज जो स्वाभाविक है, आज किताब की बात है, किताब उसको मिलना चाहिए एडमिशन होने के बाद। ठीक है, 15 दिन 20 दिन कोई बड़ी बात नहीं, अगर 1 महीना 2 महीने की किताब उसे मिले तो अच्छी बात नहीं, गलत नहीं। इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल में एक उच्च स्तरीय टीम बना करके जो धन के लिए हम भेजे थे, वहाँ का कैसे पढ़ाई हो रहा है, वहाँ का सिस्टम क्या है, रिपोर्ट आ गया है। जो रिपोर्ट हम राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम सपोर्ट भी कर दिए हैं। उस रिपोर्ट में हमने देखा कि वहाँ पर जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन डे मनाता है, एक ही दिन में राज्य स्तर पर शुरुआत कर देता है और उसके बाद राज्य में सब जिला में चला जाता है और उसमें 15 दिन 20 दिन में, मान लीजिए कि 20 दिन में पूरा राज्य। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के सम्मान के साथ बिहार के दरभंगा के युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। युवक का नाम मोहम्मद खलिक है। इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि जुगसलाई के चूनासा कॉलोनी निवासी मोहम्मद अफरोज घर पर एक युवक अवैध हथियार लेकर सरायकेला अपने मामा के घर जाने वाला है। इसके बाद एक टीम का गठन करते हुए छापेमारी की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान अफरोज के मकान से खलिक को एक पीले रंग के झोले के साथ निकलते देखा गया, जिसे रोककर पूछताछ भी की गई और इसके बाद उसकी तलाशी लेने पर एक पिस्टल और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक 3 से 4 हथियार बिक्री कर चुका है। दिनांक 20 मई को रात में 10:30 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो चूना शाह कॉलोनी है उसमें मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज के घर एक व्यक्ति हथियार लेके उपस्थित हो सकता है। तो इसका सत्यापन करने के लिए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई, जिसको लीड किया जुगसलाई थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय ने। उनके द्वारा जब वहाँ पे हम लोग गए सत्यापन किए तो उधर एक व्यक्ति हमें मिला जिसका नाम है मोहम्मद खालिद। ये गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है और इसके पास से हमें एक चमचमाता हुआ देसी पिस्टल मिला। उस बाद और कड़ाई से हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि ना केवल इसके पास ये देसी पिस्टल है, बट ये देसी पिस्टल और जो बाकी हथियार होते हैं उनको ये बनाने से ज़्यादा उनकी मरम्मती का काम बहुत करता है। तो फिर हमने और गहनता से इसमें जांच की और इसमें अच्छे से सर्च किया तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ मिले, करीब करीब 22 स्प्रिंग्स मिले, एक्सट्रैक्टर मिला। ये सारे चीज़ जो हथियार को बनाने में, हथियार को ठीक करने में आते हैं उसमें मिले। फिर जो हथियार पे आप देखेंगे कि गोल्ड स्टार लगा होता है वो सब काफ़ी सारे मिले और ऐसे करके काफ़ी सारे हमें चीज़ मिली जिससे हमें ये समझ में आ गया कि ना केवल हथियार की मरम्मती यहाँ पे हो जाती है बट एक छोटा स्तर का कारोबारी भी हो सकता है। तो और पूछताछ जब हमने किया तो इसके जो 2 लोगों के लिए काम करता है, मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज, इनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग मुंगेर से हथियार लाते थे। मुंगेर में जो इसके घर जिसके साथ काम करता था उसका पारिवारिक रिश्ते हैं, वो उनके साथ वहाँ से हथियार लाता था और झारखंड के विभिन्न स्थानों पे, कभी जमशेदपुर शहर में भी जिसमें इंक्लूडेड था, वहाँ पे इस सामानों को बेचता था। तो उसी में हमने एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा है। बाकी दोनों की तलाश जारी है, उनको भी हम डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे और ज़्यादा हम लोग ट्राई करेंगे कि जो बहुत बड़ा से एक वेपन्स ट्रेडिंग का एक गैंग टाइप का चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक कितने हथियार ला के भेज चुका है? अभी तक इससे जो शुरुआती हमने पूछताछ की, इसने बताया कि इसके पहले ये 3-4 बार गया है और विभिन्न जिलों में, जिसमें सरायकेला है, आसपास के और जिले भी हैं, उसमें ये जाता था और हथियार बेचता था। कितने में बेचता था सर? इसमें जो अभी हम नंबर हमें बताया था जो, और हमारे पास जो सूचना थी कि 40,000 to 50,000 का बात। इसके घर में हथियार लेके जा रहा था, वहाँ कुछ उसको घटना का अंजाम दे रहा, उस घटना को अंजाम देने वाला घटना का अंजाम ये ऐसा नहीं था, ये प्रतिशोध की भावना से कहीं हथियार लेके नहीं जा रहा था, ये व्यवसाय के इसके लिए जा रहा था। इसका ऑब्जेक्टिव व्यवसाय करना था, इसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस था। तो उसी को हमने बीच में रोक दिया, जैसा कि हमने आपको बताया। इसमें स्प्रिंग,
एक्सट्रैक्टर, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ भी हमें मिले हैं जिससे हथियार को की मरम्मती भी की जा सकती। तो ये इनका धंधा था, इनका पेशा था। कोई घटना का अंजाम अब बाद में जो हथियार या पुलिस बेचेगा उससे कोई घटना का अंजाम नहीं मिल सकता। अब देख रहे थे GTN, फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुरी के अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।